हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है तुलनात्मक राजनीति। ठीक है, यानी कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि तुलनात्मक राजनीति होता क्या है। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति से एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि ज़रूर इसमें तुलना होता है, यानी कि कंपैरिजन होता है। और उसके बाद कंपैरिजन भी किसका, तो राजनीति का कंपैरिजन होता है। तो अलग अलग देशों के जो राजनीतिक सिस्टम होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। हर देश का राजनीति के काम करने के तौर तरीके, उसके संरचनाएं अलग होती है। तो अगर एक देश का राजनीतिक दलों का दूसरा देश के राजनीतिक दलों के काम करने के तौर तरीके का अगर जब कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो वही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग देशों के राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है। कंपेयर करके उसके बारे में अच्छाई और बुराई पॉइंटों को फाइंड आउट किया जाता है और दो लोगों के सामने लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए और अच्छे से समझते हैं कि तुलनात्मक राजनीति होता क्या है। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के रूपों, उनके कार्यों, सहसंबंधों, विविधताओं और परिवर्तन के तरीकों का अध्ययन है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति में क्या बता रहा है कि अलग अलग राजनीतिक जो संगठन होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनमें किस तरह की विविधता होती है, इसमें कैसे बदलाव हो सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है, विश्व के अलग अलग देशों के राजनीतिक संगठनों की तुलना किया जाता है और वहाँ की सरकारें कैसे कार्य करती है, सरकार की संस्थाएँ क्या है, साथ ही लोगों का राजनीतिक संस्थाओं के प्रति क्या विचार है, इन सब बातों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस चीज़ में एक बता क्या रहा है कि अलग अलग हर देशों में कोई ना कोई राजनीतिक दल काम करते हैं। तो राजनीतिक दल का जो होते हैं, एक देश का राजनीतिक दल का दूसरे देश का राजनीतिक दल में क्या अच्छाई है, बुराई है, उसका संगठन कैसा है, उसमें कितना नेता काम करते हैं, उसके जनता के प्रति किस तरह जवाबदेही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहाँ का जनता का राजनीतिक दलों पर कितना विश्वास है, ये इन सब बातों का हमें तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन जब करते हैं तो इसमें क्या क्या क्षेत्र शामिल होता है। तो हमें इसमें देखा जाता है कि राज्यों के कार्य होते हैं, राज्य का भी अपना राजनीतिक दल होता है, तो उसके भी कार्य करने के तौर तरीके होते हैं। उसके बाद राज्यों के संगठन, जब भी कोई भी राज्य बनेगा और राज्य को बनाने में कितने नेताओं की भूमिका किस तरह से रहती है, तो ये सब चीज़ों का भी अध्ययन होता है। उसके अलावा राज्यों की नीतियाँ, राज्य नीतियाँ बनाती है ताकि उस अपने राज्य के लोगों का कल्याण कर सके और ज़्यादा विकास कर सके। तो ये सब चीज़ इसमें अध्ययन होता है। साथ ही इसमें संस्थाओं, राजनीतिक दलों और दबाव समूह जो होते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति में इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक युग की ही देन नहीं है, बल्कि इसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। यानी कि तो जो राजनीतिक दलों को जब तुलना किया जाता है, तो वर्तमान समय में ही सिर्फ ऐसा नहीं कि तुलना किया जाता, इसका खुद का अपना इतिहास है। और पुराने समय में भी राजनीतिक दलों में तुलना करके लोगों को बताया जाता है कि किस राजनीतिक दल में क्या अच्छाई है, उसके काम करने के तौर तरीके किस तरह के हैं। तो इसके इतिहास को लेकर हम लोग बात करेंगे। देखिए, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले अरस्तू ने किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सबसे पहले अगर एक देश के राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दलों के साथ तुलना करने का काम जो किया था, वो अरस्तू ने किया था। उसने 158 देशों के संविधानों की तुलना की और इसके बाद राज्य संबंधी सिद्धांतों की नींव रखी। ध्यान रखिए इस बात को कि जो अरस्तू थे, उसने 158 देशों के राजनीतिक दलों, वहाँ के संविधान का तुलना किया था। यानी कि शुरुआत अरस्तू ने ही किया था। अरस्तू के बाद और भी लोगों ने काम किया। अरस्तू के बाद मैकियावली ने और उसके बाद फिर से मार्कस ने भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये सारे नाम रहे थे जिसने तुलनात्मक राजनीति को लेकर अलग अलग अपना अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक में विद्वानों का कैसा योगदान रहा। अलग अलग विद्वान रहे इस फील्ड में, तो उनका अपना अपना कुछ ना कोई योगदान रहा है। तो पहला नाम इसमें आता है मोंटेस्क्यू का। इससे पहले, हालांकि हमने इससे पहले भी कुछ लोगों के बारे में पढ़ा, जैसे अरस्तू के बारे में पढ़ा, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, तो ये लोग का भी अपना अपना योगदान रहा है। साथ ही और भी विद्वान को हम लोग देखते हैं। पहले मोंटेस्क्यू को देखते हैं। ये ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान की तुलना की और शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
ये यानी कि ये मोंटेस्क्यू है, इसने सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान का तुलना करने के बाद सख्ती का सिद्धांत दिया था। उसके बाद का नाम आता है लॉर्ड ब्रायस। लॉर्ड ब्रायस ने क्या किया, इसने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक शासन को श्रेष्ठ बताया। यानी कि इसने हर देश के राजनीतिक संस्थाओं का तुलना किया और उसके बाद इसने ये कंक्लूजन में पहुंचा, ये निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छा जो राजनीतिक चीज़ होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है, जो जनता की सरकार होती है, वो चीज़ को इसने सबसे बेस्ट बताया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल से और से जानते हैं कि अरस्तु का योगदान क्या रहा है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। तो तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का जनक भी कहा जाता है इसको, अरस्तु को परंपरागत दृष्टिकोण का। उसके अलावा इसने, हमने पहले ही बताया कि 158 देशों के राजनीतिक दलों पर विचार विमर्श किया, उसका अध्ययन किया, उससे अच्छे बुरे पॉइंट को इसने बाहर निकाला और इसी चीज़ को लेकर उसने एक किताब भी लिखा जिसका नाम है पॉलिटिक्स। और इसने जो राजनीतिक दल रहे उसका अध्ययन कर उनके जो समस्याएं क्रिएट होते हैं उन समस्याओं को लेकर सुझाव भी उसने अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में दिया है। और इस कारण से उसे राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक के क्षेत्र में इसने बहुत काम किए, उसने उससे रिलेटेड कई किताबें भी लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सारा चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है।